तो फाइनली गाइस 3 महीने के लंबे इंतजार के बाद ब्लैक क्लोवर सीरीज को वापस से स्टार्ट कर दिया गया है और इस सीजन का फाइनल आर्क भी होने वाला है। बाकी मेरी होप्स और एक्सपेक्टेशन तो इससे काफी ज्यादा हाई हैं। तुम्हारा क्या मानना है इसको लेकर मुझे कमेंट में जरूर बताना। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं चैप्टर 332 को अलोंग विद चैप्टर 331। तो अगर तो तुम एक एनिमे फैन हो और तुम्हें ब्लैक क्लोवर सीरीज पसंद है तो इस वीडियो को लाइक करके चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर देना और उस बेल आइकन को भी जरूर दबा देना। तो चैप्टर 331 की स्टार्टिंग होती है नाश के साथ, जो कि यूनो को उसकी मॉम से मिलवाने के लिए ले जाता है, जहां वो दोनों एक दूसरे को पहली बार देखकर ही पहचान लेते हैं। लेकिन यहाँ नोटिस करने वाली बात ये है कि आखिरकार यूनो की मॉम जिंदा कैसे है, क्योंकि वो तो अपने पति के साथ थी और उसके पति को तो डार्क ट्राइड वाले मार देते हैं। बाकी यूनो की मॉम यूनो को स्पेड किंगडम में रुकने के लिए कहती है ताकि वो उस किंगडम पे वापस से रूल कर सके, लेकिन यूनो वहाँ रुकने से मना कर देता है। जिसके बाद हमें आस्था को दिखाया जाता है जो कि लीव से बात कर रहा है और उसे थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसकी वजह से ही वो अपनी मॉम को लीव की यादों में देख पाया और उसे पता चला कि उसकी मॉम उसको कितना प्यार करती थी। जिसके बाद लीव भी आस्था को थैंक यू बोलता है, क्योंकि उसी की वजह से ही वो अपना बदला लेने में कामयाब हो पाया। जिसके बाद सीन जाता है जूलियस की तरफ, जहां उससे मिलने दमांतियो आता है और उसे बताता है कि कोर्ट के ट्रायल के बाद से ही उसने डेविल्स के बारे में काफी सारी जानकारी को इकट्ठा किया है और उसे यहाँ एक अजीब सी बात का भी पता चला है कि अंडरवर्ल्ड के 3 मेन डेविल रूलर्स हैं, ग्रेविटी, स्पेस और टाइम। तो इसके बीच में मैगिकुला कहाँ से आया, क्योंकि स्पेड किंगडम की फाइट में हमने 2 डेविल्स को तो देखा था जिनके पास स्पेस और ग्रेविटी का मैजिक था, लेकिन वहाँ टाइम मैजिक का कोई भी डेविल नहीं था। और इस पूरे वर्ल्ड में सिर्फ एक ही बंदा है जो कि टाइम मैजिक को यूज कर सकता है और वो हो तुम जूलियस। तभी जूलियस घबराकर दमांतियो से कहता है कि मुझे रोको, और दमांतियो कुछ एक्शन ले पाता उससे पहले ही जूलियस अपनी फॉर्म में आ जाता है और दमांतियो को टाइम मैजिक की मदद से फ्रीज कर देता है। और यहाँ हमें जूलियस की ग्रिमोर को दिखाया जाता है जो कि सभी किंगडम्स को रिप्रेजेंट कर रही थी। और तभी वहाँ अचानक से एड्रामिले आ जाता है और वो कहता है कि सब कुछ वैसा ही हुआ जैसा तुमने कहा था लूसियस जोग्राथिस, और चैप्टर का एंड भी यही हो जाता है। बाकी मैं तुम्हें अगर इस चैप्टर का रिव्यू दूं तो यार काफी ज्यादा मिस्टीरियस भी था, जैसे कि यूनो की मॉम अभी तक जिंदा कैसे है और आखिर क्या जूलियस रियल में लूसियस ही है या फिर उसके अंदर वो डेविल कहीं से आया है। अभी इस चैप्टर को लेकर काफी सारे क्वेश्चन है, अगर फ्यूचर में इन सबके आंसर आते हैं तो मैं तुम्हें जरूर उसकी वीडियो बनाकर अपडेट कर दूंगा। बाकी मुझे तो ये चैप्टर काफी ज्यादा पसंद आया। तुम्हारा इसको लेकर क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बता देना। तो चलो अब चैप्टर स्टार्ट करते हैं 332 को। अब इसके स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है द 7th लेयर ऑफ अंडरवर्ल्ड, जहां लूसियस और लूसीफेरो दोनों होते हैं। और लूसीफेरो लूसियस से कहता है, बेवकूफ, मैंने बेशक अपनी हाफ बॉडी को खो दिया है, लेकिन मैं किंग ऑफ डेविल्स लूसीफेरो हूँ जिसके पास वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट और पावरफुल मैजिक है। वैसे अगर तुम ब्लैक क्लोवर सीरीज के सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट मैजिक को देखना चाहते हो वो कौन से हैं तो मैंने इसके ऊपर एक डेडिकेटेड वीडियो बना रखी है, उसकी लिंक तुम्हें आई बटन में या फिर डिस्क्रिप्शन में लिंक है, दोनों जगह पर मिल जाएगी। बाकी बैक टू द टॉपिक। उसके बाद लूसियस कहता है कि अगर ऐसा कोई है जो कि मैजिक को सबसे अच्छे से यूज कर सकता है तो वो है हम इंसान, और वो लूसीफेरो का दिल निकाल कर उसे खा जाता है। उसके बाद सीधे स्टोरी टाइम स्किप होके 1 साल 3 महीने आगे की दिखाई जाती है, जहाँ वहीं अवार्ड सेरेमनी का आयोजन किया जा रहा है जो कि हमने पहले भी ब्लैक क्लोवर सीरीज में देखी है। और यहाँ सभी कैप्टन आस्था को बुलाते हैं और आस्था को सीनियर फर्स्ट क्लास मैजिक नाइट बना दिया जाता है। उसके बाद फ्यूजेलन कहता है कि दमांतियो के अचानक गायब होने की वजह से ही डेविल ट्रायल के साथ साथ अवार्ड सेरेमनी में भी इतना ज्यादा टाइम लग गया है, लेकिन खुशी की बात यह है कि आस्था अब इस ट्रायल से फ्री है। लेकिन अभी भी कुछ लोग उस पर शक करते हैं कि उसने डेविल मैजिक का यूज क्यों किया, जिसके जवाब में आस्था कहता है कि उसे बाकी लोगों से कुछ भी फर्क नहीं पड़ता, बस सारे कैप्टन उसे एक्नॉलेज करते हैं, उसके लिए यही बहुत बड़ी बात है। जिसके बाद सारे कैप्टन आस्था को कहते हैं कि वो अपने ड्रीम से बस कुछ कदम ही दूर है। और हमें यहाँ ये भी पता चलता है कि यूनो अब ग्रैंड मैजिक नाइट बन चुका है। और आस्था कहता है कि मैं इस चीज को लेकर काफी ज्यादा फ्रस्ट्रेटेड फील करता हूँ, लेकिन अभी तक हम दोनों ने ही अपनी मंजिल को हासिल नहीं किया। इसके बाद यहाँ पार्टी शार्टी होने लगती है, जहाँ सभी बात कर रहे होते हैं कि आखिर विजर्ड किंग कहाँ चले गए, लेकिन सभी को ये भी पता है कि वो ट्रांसफॉर्म होकर यहाँ वहाँ घूमते रहते हैं, तो इसमें कोई भी चिंता करने वाली बात नहीं है। तभी आस्था फ्यूजेलिन से कहता है कि मेरे सुनने में आया है कि आप कैप्टन नोजल और मेरोलिना में से कोई एक विजर्ड किंग बनने वाला है। जिसके आंसर में फ्यूजेलिन कहता है कि डेविल के साथ फाइट में उसने देखा कि अभी वो इतना ज्यादा भी स्ट्रॉन्ग नहीं है कि वो अपने पूरे किंगडम को संभाल सके। बाकी रही मेरोलिना की बात, वो इस हैसल से दूर रहना चाहती है। इसी बीच नोजल भी कहता है कि हमने इन सब चीजों को भी होल्ड पर डाल दिया है और विजर्ड किंग बनने को लेकर अभी हमने कोई भी डिसीजन नहीं लिया। अब हमें दिखाया जाता है कि स्पेड किंगडम और हार्ट किंगडम दोनों ही पूरे तरीके से रिकवर्ड हो चुके हैं, लेकिन क्लोवर किंगडम के बॉर्डर पर अभी भी कुछ डेमोनिक एक्टिविटी चल रही है, जहां इन्वेस्टिगेशन के लिए
यूनो के साथ ब्लैक बुल और गोल्डन डॉन वाले दोनों गए हैं। वापस पार्टी में चलते हैं जहाँ यामी की एंट्री होती है और यामी के आते ही शार्लेट वहाँ से भाग जाती है, जिसे देख यामी बोलता है कि फाइट के बाद से ही शार्लेट मुझे देखकर भाग क्यों जाती है। और फिनराल यामी को बोलता है तुम ये क्या बात बोल रहे हो, मुझे लगा तुम दोनों के बीच तो कुछ चल रहा है ना, क्योंकि शार्लेट ने तो तुम्हें कन्फेस किया था ना जब हमारी लूसीफेरो के साथ फाइट खत्म हो गई थी कि वो तुमसे प्यार करती है। जिसे सुनकर यामी वहाँ से पोटी करने निकल जाता है और वहाँ पोटी करते करते सोचता है कि आखिर मेरे जैसे से कोई क्यों ही प्यार करेगी। बाकी इन दोनों का तो पता नहीं, लेकिन हमारा आस्था एक बार फिर से सिस्टर लिली को प्रपोज करने के लिए जाता है। उसके बाद नीरो मिमोसा और न्यूजल को बताती है कि आस्था आज लव कन्फेस करने वाला है, जिसे सुनकर दोनों ही घबरा जाती हैं कि आखिर वो किससे अपना लव कन्फेस करेगा। लेकिन यहाँ दोनों का ही कट जाता है। जिसके बाद नीरो उन दोनों को वहाँ ले जाती है जहाँ आस्था सिस्टर लिली को प्रपोज कर रहा होता है और कहता है कि अब वो 18 साल का हो चुका है, क्या वो दोनों शादी कर सकते हैं। जिसके जवाब में सिस्टर लिली कहती है कि उसने हमेशा ही आस्था को अपने छोटे भाई के रूप में देखा है और वो उसे एक फैमिली मेंबर की तरह देखती है। और यहाँ आस्था एक अच्छे बच्चे की तरह रिजेक्शन को फेस करते हुए सिस्टर लिली से कहता है कि यहाँ तो वो गिव अप कर रहा है, लेकिन विज़र्ड किंग बनने के लिए वो कभी भी गिव अप नहीं करेगा। तभी वहाँ एंट्री होती है लूसियस की, जो कि वहाँ किसी को कहता है कि कांग्रेचुलेशन यहाँ तक आने के लिए, बट दिस इज द एंड। और चैप्टर का एंड भी यही हो जाता है। बाकी इस चैप्टर को भी अगर मैं बताऊं तो इस चैप्टर का एंड भी बड़े ही अजीब तरीके से एंड करा गया है, क्योंकि लास्ट में यहाँ हमें पता ही नहीं चला कि लूसियस किससे ये सब बातें कर रहा है, आस्था, सिस्टर लिली या फिर किसी और से। बाकी मुझे तो ये चैप्टर इतना कुछ खास नहीं लगा, मैं सच बताऊं। बाकी तुम्हारा इसको लेकर क्या मानना है मुझे कमेंट में जरूर बताना। बाकी वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर देना। ब्लैक क्लोवर सीरीज और बाकी एनीमे कंटेंट के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मिलते हैं ऐसी और एक एक्साइटिंग वीडियो में। गुड बाय।